हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारे लेक्चर में कवर करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आप लेसन जाते, काफी इंटरेस्टिंग लेसन है। क्यों? क्योंकि इस लेसन के अंदर हमारे जीवन में होने वाले डे टू डे लाइफ की केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चा कि व्हाट डिड यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, कि आपके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। तो क्या अगर एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि कोई एक सब्सटेंस हो और उस सब्सटेंस का अगर खाली स्टेट चेंज होता हो तो क्या वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी? तो नहीं। क्यों नहीं कहलाएगी? तो बच्चा एक आपको एग्जांपल देता हूं कि पानी, अगर पानी सॉलिड स्टेट में है और उसे अगर आप टेम्परेचर दोगे तो आ जाएगा लिक्विड स्टेट में। लेकिन इस कंडीशन के अंदर पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में थी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज कहां होंगी? लिक्विड स्टेट में। मतलब भले चाहे यहां पे स्टेट चेंजेस हुआ लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएगा तो उन रिएक्शन को खाली फिजिकल रिएक्शंस कहा जाता है, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे नहीं। सो द बिग क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू मीन बाय केमिकल इक्वेशंस। तो सभी का आंसर एक सिंपल सा वर्ड है कि इफ टू और मोर सब्सटेंस गेट रिएक्ट ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट which chemical property is different from where they met, it's known as chemical reaction. Done? कि अगर कभी भी कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करते हो और रिएक्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जिससे बना है उनसे क्या हो? अलग, तो वो क्या कहलाएगी बच्चा? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आप सभी के एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप सभी जानते हैं। ये ऑक्सीजन जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस को जलाने के काम आता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन को बेटा एक्सप्लोजिव गैस कहा जाता है। एक्सप्लोजिव गैस मतलब क्या हुआ कि जैसे उसे जलाया जाएगा वो एक बहुत तेजी से जलता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बच्चा दोनों क्या करें? जलाने का काम करें। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और बच्चा वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो आग को बुझाने का काम करता है। समझ में आया सभी को कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आग को बढ़ा रहे थे लेकिन उनसे जो प्रोडक्ट बनी वाटर वो आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कैसी है? अलग। तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि आप सभी को पता हो कि गर्मियों के टाइम पर अगर मम्मी दूध को फ्रिज में रखना भूल जाए तो उस कंडीशन पे क्या होता है बेटा? अगर सुबह का दूध रखा हुआ है तो वो शाम तक में क्या होगा? ये तो दही बन जाएगी, ये तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब वो फटा कैसे? बिग क्वेश्चन ये। तो होता क्या है कि दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं? उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगी वो क्या करेगा? दूध को दही में बदल देगा। तो ये क्या कहलाएगी बच्चा? केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी तरीके से आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जो आयरन की कील होती है, ये तो आयरन पैन होता है, जब आप मार्केट से खरीद कर आते हो तो काफी एकदम नया नया होता है। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब कलर चेंज हुआ बच्चा, मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर रस्ट लग गई। और रस्ट लगने का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर क्या हुई? केमिकल रिएक्शंस। उसी तरीके से अगर हम कोई भी चीजें खाते हैं तो खाते क्या बच्चा? रोटी सब्जी ये सब हम खाते हैं। लेकिन क्या ये हमारी बॉडी में जरूरी है? तो नहीं। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? तो जो भी हम चीजें खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाती हैं और ब्रेक डाउन होती हैं। और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ऐसे सब्सटेंस बनाती है जो हमारी बॉडी में एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के काम आते हैं। तो उस कंडीशन पे डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शंस। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, हम ऐसे सांस लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे करें तो ऑक्सीजन हमने क्या किया? हमारी बॉडी के अंदर लिया। और ऑक्सीजन क्या करता है? हमारी बॉडी में जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और उन्हें तोड़ देता है।
और तोड़ने के बाद वहां पे बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। तो वहां पर हमें एनर्जी मिली और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बना। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बोहाइड्रेट से बचा कैसे होंगी, अलग। तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे। डन। तो ऐसी बहुत सारी डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, देखो कि जो खाना हमने खाया वो कहाँ है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आने का जो ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बनता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सभी को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। इसके आगे वाले पार्ट हमने लिए केमिकल इक्वेशंस। क्यों बच्चा केमिकल इक्वेशंस लिए, तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता हूं कि व्हेन वी रिएक्ट अ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंट ऑफ एयर, दैट मींस व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंट ऑफ एयर, देन इट प्रोड्यूस अ व्हाइट डेजिंग फ्लेम एंड कन्वर्ट इनटू व्हाइट प्लस सब्सटेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इस सेंटेंस को मैं आपको नोटबुक में लिखने के लिए कहता हूं तो एटलीस्ट आपकी नोटबुक के 3 से 4 लाइन वो कवर करेगा और कम से कम आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड जाएंगे इस सेंटेंस को लिखने के लिए। सो व्हेन वी रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन इन इट्स स्टेटमेंट फॉर्म, दैट मे बी अ क्वाइट लॉन्ग, क्यों काफी बड़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे उस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चा रिप्रेजेंट करोगे तो वही हमारे लिए कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाता हूं, दैट मींस व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप समझ सकते हो इसको लिखने में कितनी लाइन गई, 1 लाइन। टाइम कितना लगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकेंड। तो होता क्या कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, दैट मे बी इजी टू राइट और इजी टू एक्सप्लेन। तो इसलिए हम उस रिएक्शंस को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बनाते हो या फिर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आपने वहां पे बहुत सारे चेंजेस नोटिस किए होंगे। जैसे कि सबसे पहला चेंजेस, काफी बार ऐसा होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उस कंडीशन पे उन सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बच्चा, स्टेट। स्टेट मतलब हो सकता है हमारे रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, लेकिन रिएक्शंस के बाद वो कहां आ जाते हैं, लिक्विड या तो गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। सेकेंड, चेंजिंग इन अ टेम्परेचर। दैट मीन्स काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शंस होती है और प्रोडक्ट का टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ जाता है, या तो क्या हो जाता है, कम। तो अगर वहां पे चेंजिंग इन टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि मे बी वहां पर क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब बच्चा क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कोई ना कोई गैस निकलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन पे वहां पे वो हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब जो हाइड्रोजन गैस बनेगी मतलब वहां पे क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ। और जब एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई। चौथा पॉइंट आता है चेंज इन कलर। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कलर कुछ और हो और प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल बताता हूं कि क्रिस्टल फेरस सल्फेट, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया भी था कि क्रिस्टल फेरस सल्फेट जो इनिशियली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होकर क्या करता है, वहां पर ब्राउन कलर की सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो इनिशियली वो ग्रीन कलर में था लेकिन उसे ब्राउन कलर की क्या बना ली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो वो क्या हुआ, उसने चेंज इन कलर किया, और चेंज इन कलर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे। सभी को पता चलेगा। अब एक बात ध्यान देना कि आप इस रिएक्शन को नोटिस कर सकते हो, जैसे हमने जो बोर्ड पे लिखी आपको सभी को दिख रही होगी। उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि यहाँ पे मैग्नीशियम बचा कितना है, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो उस कंडीशन पे नंबर ऑफ
एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होंगी तो उस रिएक्शन को कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या तो अदर वर्ड में कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, जिसके अंदर एटम्स के नंबर और प्रोडक्ट के अंदर एटम्स के नंबर कैसे हैं, सेम ना हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चा हमारे लिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या तो स्केलेटन इक्वेशन। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये रिएक्शन जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है जो आपको पता करनी है कि भाई यहां हो क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप रिएक्शन को देख के पता कर सकते हो, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज हाउ वी नीड टू बैलेंस देम, कि हमें इसे बैलेंस क्यों करना है। जब अगर कोई एक रिएक्शन है सारी की सारी चीजें बता रही है कि हाँ इसमें ये रिएक्टेंट था, इससे रिएक्शन कर ये प्रोडक्ट बने, तो उस कंडीशन पे हम उसे बैलेंस क्यों करें। तो उसके लिए आप सभी ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर दो साइंटिस्ट थे, एंटोनी एल लॉइजर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट। उन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए थे, जिसमें पहला नियम उनका यह था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर एटम्स ना ही तो क्रिएट हो सकते हैं, ना ही तो क्या हो सकते हैं बच्चा, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एटम्स रिएक्टेंट में होंगे वही सेम टू सेम एटम्स कहां बनेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट में बनेंगे, और उस नियम का फॉलो हो सो हमें इसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो अब इसे सीखेंगे हम बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन। देखिए आप सभी को मैंने कहा बैलेंस क्यों करना होगा, तो एंटोनी एल लॉइजर के फर्स्ट लॉ को फॉलो करने के लिए। वो जो लॉ क्या था, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है, तो आप सभी को मैंने बताया। अब हो क्या रहा है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया, आपको सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अगर आयरन जो है वो ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उस कंडीशन पे वो बनाता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शंस मैंने लिखी है, आयरन किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है बच्चा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। देन हाउ वी नीड टू बैलेंस देम, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे Fe3O4 होगा बच्चा, यहाँ पे Fe3O4। सो द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस देम, कि हम इसे बैलेंस कैसे करें और क्यों करें, तो मैंने बताया आपको। तो बैलेंसिंग के लिए सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले आप बेटा एटम को मेंशन करो। किसे मेंशन करेंगे, एटम्स। एटम्स के बाद यहाँ पे नंबर इन रिएक्टेंट एंड नंबर इन प्रोडक्ट। तो हमारे पास कौन कौन से एटम है बच्चा, आयरन है, हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन। तो हमने ये नोटिस किया इनिशियली आयरन रिएक्टेंट में कितना है, 1, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। तो बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि सबसे पहले जिन एटम्स के एटॉमिक मतलब नंबर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंस है आप उसे बैलेंस करें। तो आप सभी नोटिस कर पाएंगे कि आयरन में 2 का डिफरेंस है, हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस नहीं, और ऑक्सीजन में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। अब जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो सिंपल सा एक रूल याद रखना, बेसिक सा, कि आप कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के सब्सटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप खाली उसके अंदर कोई भी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे बच्चा, सेम, और जिसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया। अब जैसे मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस कंडीशन पे हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन के नंबर जो है वो 2 से चेंज होके कितने हो गए बच्चा, 8, मतलब हाइड्रोजन के नंबर अनबैलेंस हो गए। अब हमें क्या करना होगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, और जैसे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है, 2। तो अगर मैं हाइड्रोजन के नंबर में प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बच्चा कितना हो जाएगा, 8। दैट मीन्स हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो अभी हमारे पास रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो, बचा क्या, आयरन। आयरन आप देख सकते हो कि नंबर इन रिएक्टेंट में है 1 एटम,
और प्रोडक्ट में कितने एटम है बचा 3। तो उस कंडीशन पे आयरन एटम को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कहाँ, रिएक्टेंट। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयरन के नंबर्स, हाइड्रोजन के नंबर्स और ऑक्सीजन के नंबर्स क्या हो गए बच्चा, इक्वल हो गए। और इक्वल होने से क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आप सभी पे नोटिस कर सकते हो ये रही केमिकल बैलेंस इक्वेशन कि आयरन बच्चा यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पर भी कितने हैं 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पर भी कितने हैं 8, ऑक्सीजन बचा यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे भी कितने हैं 4। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहलाएगी। इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो जनरली अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक टाइप्स। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम पांचों केमिकल रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बेटा आप उसके नाम पर से उसका आइडिया लगा सकते हो उसमें करना क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। कंबाइन करना दैट मींस दो चीजों को जोड़ना, वो कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन two or more substance get combine each other and produce a singleton product which known as combination reaction। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हैं और वो एक साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। पता चलेगा सभी को, यस। तो हम आगे चालू करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे बेटा। तो आपको डेफिनेशन दिख रही है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, हमने बताया कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है लेकिन प्रोडक्ट एक सिंगल सी है, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके आते हैं एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपल से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अब कोयला जलेगा तो क्या करेगा, तो केमिस्ट्री में एक बात हमारे दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी एक रिएक्शंस को आप जलाते हो दैट मींस आप उस सब्सटेंस की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो और जैसे ही आप उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो उस कंडीशन पे वो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर कि कैल्शियम, सॉरी हमारा एग्जांपल क्या लेना हमें कि कार्बन, कार्बन जो है उसे हम जला रहे हैं। जलाना मतलब किससे रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन से। जैसे हमने कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई वो क्या बनाएगा वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने बचा, 2, लेकिन प्रोडक्ट कितनी है, 1। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगलटन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उसी तरीके से आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम हिंदी में से कहा जाता है जला हुआ चूना। अब जला हुआ चूना क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है बच्चा, हीट होती है, जो हीट वो कंजर्व करके रखता है, इसलिए उसे जला हुआ चूना या तो क्विक लाइम कहते हैं। तो जैसे ही वो पानी से रिएक्शन करता है तो पानी से रिएक्शन करने के बाद वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद उसने क्या किया, एक सिंगलटन प्रोडक्ट बनाई और वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप सभी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में वो क्या बनाता है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। डन, ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप कुछ और एग्जांपल्स देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे हमने सभी सीखा कि कोयला जब भी जलता है, जलेगा बच्चा मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और जैसे ही कोयला जलेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन पे वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बच्चा वहां पे क्या हो रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है। दूसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या बना रहे हम, पानी, जिसकी हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस में प्रोडक्ट के साथ एक और चीज रिलीज हो रही है, वो क्या है, एनर्जी। और अगर
किसी भी एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे ही कहा जाता है बच्चा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है मेन टाइप, फिर उसमें एक छोटी सी चीज और ऐड हुई, क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो समझना कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी गेट रिलीजेस अलोंग विथ अ प्रोडक्ट, कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन बच्चा जहां पर एनर्जी या तो हीट प्रोडक्ट के साथ में मिलती है, मतलब हमें हीट मिल रही है, और जब हीट मिलेगी तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। समझ में आया सभी को? जैसे अभी हमने यहां पे देखा कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो जलाने के बाद होता क्या बच्चा? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम उसका यूज कहां करते हैं? खाने को पकाने में। अब खाना पकेगा कैसे? जब वो गर्म होगा, और गर्म कब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कोयला जल रहा है और जलने का उसने क्या बना ली? हीट। और अगर हीट हमें प्रोडक्ट में मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप चाहो तो इस एग्जांपल को कहां नोटिस कर सकते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। उसी तरीके से अगर हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, एलपीजी सिलेंडर, उनके अंदर होती है मीथेन गैस। अब मीथेन गैस बच्चा क्या करती है कि मीथेन गैस जैसे ही आप उसे जलाओगे, लाइटर मारे, लाइटर मारने पे हुआ क्या? उसमें इग्निशन मिला, इग्निशन मिलने से क्या होगा? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। क्या बनाएगा बच्चा? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहां मिली? बाय प्रोडक्ट मिली। तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारे लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। सभी को पता चलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होगा? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट मिलता हो, ये तो हीट एज अ प्रोडक्ट मिलती है, तो वो क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। फिर इसके बाद में रेस्पिरेशन को भी क्या कहा जाता है बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 मार्क्स में काफी बार क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाएगी। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन वी इनहेल अ ऑक्सीजन गैस, दैट मींस ऑक्सीजन गेट रिएक्ट विथ हाइड्रोकार्बन and break down into carbon dioxide, water molecules and provide us energy. That means energy get releases along with a product. That's why this reaction is known as exothermic reaction. होता क्या बच्चा रेस्पिरेशन के अंदर? तो रेस्पिरेशन के अंदर जैसे हम सांस लेते, देखो आप दिखा है, सांस लोगे तो होगा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर क्या जाएगा? ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज है, C6H12O6। जैसे वो ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन पे वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। और हमें देख सकते हैं आप यहाँ पे एनर्जी एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। दैट मीन्स C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 6H2O plus एनर्जी। और ये किसकी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन रिएक्शन। उसी तरीके से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती, दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है कि हमें एनर्जी एज अ प्रोडक्ट मिलती है। आपने सुना होगा बायोडिग्रेडेबल, ये तो बायोगैस के बारे में सुना होगा। उसमें होता क्या कि हमारे पास जो भी चीजें हमारे घर पे आती है, हाउस वेस्ट हुआ, एनिमल वेस्ट हुआ, प्लांट वेस्ट हुआ, हम सभी उसे क्या करते हैं? खड्डे में डाल देते हैं। खड्डे में डालने के बाद कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो जाती है, और डिकम्पोज होने के बाद बच्चा वहाँ पे क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, जो हमारे बर्निंग में काम आती है, जलाने के काम आती है। तो वहां पर भी हमें क्या हो रही है? एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। और अगर एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी तो वो भी क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे सेकेंड टाइप कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि समझो, एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक कांच का बहुत ही खूबसूरत ग्लास है। अब अगर मैं उसे ऐसे पकड़ के घूम रहा हूं मजे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से मुझे धक्का लग जाए तो कांच का ग्लास कहां आया? फट करके नीचे आया और टूट गया। तो क्या वो अपने आप टूटा? नहीं, उसे तोड़ने के लिए क्या हुआ कि कोई चीज से मैं टकराया, और टकराने के बाद क्या हो गया? टूट गया। उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप टूटेंगे नहीं, लेकिन टूटते कैसे हैं? बाय अप्लाइंग एनर्जी।
जैसे ही आप उन सब्सटेंस में एनर्जी अप्लाई कर दोगे, वो सिंगलटन सब्सटेंस बचा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, और उन रिएक्शंस को कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कि व्हेन अ सिंगलटन सब्सटेंस गेट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंट ऑफ एनर्जी, या तो बाय यूजिंग एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट, एंड प्रोड्यूस two or more substance as a product which known as decomposition reaction. अब according to in using energy we can determine in three basic type. First, when a substance get break down by using heat which known as heat decomposition reaction, when it break down by using a electricity is known as electric decomposition reaction, and by using a sunlight which known as light decomposition reaction. That means we can categorize a decomposition reaction in three basic types. First, heat decomposition reaction which is also known as thermic reaction. कि heat decomposition reaction बच्चा क्या कहलाती है, thermic reaction कहलाती है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो डेफिनेशन एक सिंपल सी है, सुनना ध्यान से, कि when a single substance get break down by using energy in a form of heat and produce two or more substance as a product which known as heat और या तो थर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगा सभी को। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास है फेरस सल्फेट, बचा क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4। अपने आप तो नहीं टूटेगा, कुछ भी हो जाए अपने आप टूटने वाला नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसे किया गरम। गरम करना मतलब हीट करना। अब हीट की दो साइन होती है, या तो आप हीट लिख दो बच्चा, या तो उसके ऊपर क्या बनाते हो, डेल्टा। डेल्टा किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसे रिप्रेजेंट करेगा, हीट को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे आप इसे हीट करोगे तो बना लेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या तो बच्चा क्या बनाएगा, SO3। और ये कौन सी गैस की कलर प्रोवाइड करेगा, तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्रोवाइड करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फेरस सल्फेट होता कौन से कलर में बच्चा, ग्रीन कलर में। 2023 के पेपर में, सॉरी हाँ 2023 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि फेरस सल्फेट कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट जो होता है उसे गर्म करने में टूटेगा और वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वो कौन से कलर के होगा बच्चा, रेडिश ब्राउन कलर। तो क्रिस्टल फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होगा, ग्रीन। दूसरा हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या हुआ कि हमारे घर में जो टाइल्स होती है, ये तो हम किचन बनाते हैं, किचन बनाने में हम यूज करते हैं मार्बल का पत्थर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब आग लगती है घर में तो पत्थर जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब टूटता कैसे है, तो वो जो पत्थर होते हैं मार्बल, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा बच्चा, उसे हीट करेंगे, आग लगेगी तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो क्या बना लेगा, वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप टूटा नहीं, तोड़ने के लिए हमने क्या डाला वहां पे, हीट, उसे गर्म किया, और गर्म करने पे उसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मतलब रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट दो, तो वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारे पास लेड नाइट्रेट बच्चा, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करता हूं तो उस कंडीशन पे बनाता है PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या बनाएगा बच्चा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स किसके हैं, हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। आगे हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट मीन्स विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको नाम पर से पता चल रहा होगा कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, कि कोई भी एक सब्सटेंस टूटेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन अ सिंगलटन सब्सटेंस गेट ब्रेक डाउन बाय यूजिंग एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस टू और मोर सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट व्हिच नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं कि हमारे पास है क्या बच्चा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा है। क्या भरा है, पानी। अब पानी भरने के बाद हमने यहाँ पे दो चीजें जोड़ी, एक जोड़ा एनोड और एक क्या जोड़ा है, कैथोड। ठीक है, एनोड मतलब क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव। कैथोड का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। हमारी पेंसिल का कलर बदल लेते हैं।
एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। और जैसे ही आप पानी को बैटरी मतलब ये कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़ते हो और जोड़ने के बाद करंट पास करते हो, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बच्चा वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन होंगे। कौन से दो प्रकार पार्ट? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और आप जानते हो सभी कि हाइड्रोजन होता क्या है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन होता क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला बच्चा किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ भागेगा। कहां भागेगा? नेगेटिव। मतलब हमारे पास कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बच्चा क्या होता है? नेगेटिव। तो किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव। मतलब हमें एनोड पर क्या मिलेगा? तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब ये क्या हुआ कि अगर कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रहा था तो इसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा गया। अब इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूं कि अगर आप इसे नोटिस करोगे तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया, कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चा यहाँ पे? दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो उस कंडीशन पे हुआ क्या कि हाइड्रोजन 2 मोल बना। हाइड्रोजन कितना बना? 2 मोल। लेकिन ऑक्सीजन बचा कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। और आप सभी ने सीखा था कि एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मतलब अब वो भले चाहे एटम ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, क्लोरीन का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन अगर वो 1 मोल है दैट मीन्स वो कितने एटम्स कंसिस्ट करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंसिस्ट करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनका वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चा? वॉल्यूम रेशियो। तो आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना तो इसके वॉल्यूम रेशियो में हमने ये देखा कि 2 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितने मोल ऑक्सीजन बन रहा है? 1। अगर 2 मोल हाइड्रोजन बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में बनेगा बेटा 1 मोल ऑक्सीजन। तो उसका वॉल्यूम रेशियो कितना है बच्चा? 2:1 को। याद रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं बच्चा मास रेशियो, किसकी बात करते हैं? मास रेशियो। मास रेशियो मतलब क्या हुआ कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो हाइड्रोजन कितना बनता है और ऑक्सीजन कितना बनता है? तो हमने ये नोटिस किया कि भाई पानी है, पानी के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। तो 1:8 ये इसका मास रेशियो होगा। मतलब अगर कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो उस कंडीशन पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा बच्चा 1:8 का। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूं आपसे कि इनिशियली मेरे पास 36 ग्राम या तो 36 जी वाटर है। अब मैं क्या करता हूं, उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता हूं और उस कंडीशन पे हो क्या रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है। और ब्रेक डाउन होने पे क्या हो रहा है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दे रहा है। तो अगर 36 ग्राम वाटर था मेरे पास तो उस कंडीशन पे हाइड्रोजन कितना बना और ऑक्सीजन कितना बना, कैसे पता चलेगा? तो बाय यूजिंग अ मास रेशियो। मास रेशियो का अगर मैं यूज करता हूं तो आप सभी नोटिस कर सकते हैं यहां पे कि मेरे पास इनिशियली कितना था? 36 जी वाटर था। हमें क्या फाइंड करना है कि कितने जी क्या बना? हाइड्रोजन, और कितने जी क्या बना? ऑक्सीजन। तो हमें पास मास रेशियो है कि x + 8x। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है 1:8 इक्वल्स टू हम x ले लेंगे। तो हम सभी ने सीखा रेशियो क्या आएगा? x के टर्म्स में आया तो हाइड्रोजन होगा अगर हमारे पास x तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8x। दोनों का सम कितना बचा? 36। तो 9x इक्वल्स टू कितना हो गया? 36। सो दैट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4। मतलब x की वैल्यू 4 होगी तो हाइड्रोजन कितना था? x मतलब 4g हो गया और ऑक्सीजन कितना था? 8x मतलब 8 × 4 दैट मींस 32g। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब 36 ग्राम वाटर ब्रेक डाउन होगा तो उस कंडीशन में बच्चा क्या बनाएगा? 4 ग्राम बनाएगा हाइड्रोजन के और 32 ग्राम क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। लेकिन अगर आपको बात करनी है वॉल्यूम रेशियो की तो उस कंडीशन पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो बच्चा कितना होगा? 2:1। याद रहेगा। ये कौन सा हुआ? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारे लिए आता है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या था बेटा? लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लाइट पर से आपको नाम पता चल रहा कि कोई भी एक सिंगलटन सब्सटेंस टूटेगा, लेकिन कैसे? तो बाय यूजिंग अ लाइट। और लाइट का यूज करके वो क्या करता है? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाता हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लाइट
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपको पास फेमस एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। क्या बच्चा? सिल्वर क्लोराइड। इनिशियली सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो होता है व्हाइट कलर। कौन से कलर में होता है? व्हाइट। लेकिन जैसे ही आप इसमें देख सकते हो कि सनलाइट गिर रही है, क्या गिरी है बच्चा? सनलाइट। तो जैसे सनलाइट गिरेगी तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में। किस में टूटेगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस। अब टूटा कैसे? जब उस पर क्या गिरी? सनलाइट। ठीक है, और वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन आप लिख सकते हो खुद। इसके बाद में इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है हमारे पास AgBr। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट गिरती है तो उस कंडीशन में बनाता है वो 2Ag प्लस Br2, मतलब सिल्वर अलग और ब्रोमीन क्या हो गया बच्चा? अलग। तो आप देख सकते हो कि उस कंडीशन पे हुआ क्या कि इनिशियली सिल्वर क्लोराइड तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर था वो व्हाइट कलर था, लेकिन जो यहाँ पे सब्सटेंस बन रहे हैं उनका कलर कौन सा आ रहा है? तो वो आ रहा है ग्रे कलर में। तो अब क्वेश्चन काफी बार 1 मार्क्स में ऐसा आता है कि व्हाट सब्सटेंस शुड बी यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो उसका आंसर आएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये दो सब्सटेंस जो होते हैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। मतलब क्या होगा कि जैसे उस सब्सटेंस के ऊपर से लाइट गिरेगी तो वो क्या बन जाएगा? ग्रे कलर में। इनिशियली व्हाइट था फिर ग्रे कलर में आ गया, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका यूज क्या कहता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब काफी बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाई वी कंटेन अ सिल्वर नाइट्रेट इन ब्राउन कलर बोतल, कि सिल्वर नाइट्रेट को आप ब्राउन कलर की बोतल में क्यों कंटेन करते हैं बच्चा? तो रीजन यही सिंपल सा कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन कलर की बोतल में रखते हो वो क्या करता है? उसे सनलाइट से रिएक्ट करने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? अगर सनलाइट आएगी तो नाइट्रेट जो टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और बाहर चला जाएगा। बचेगा क्या बच्चा वहां पे? खाली मिस सिल्वर। और सिल्वर जो है उसकी प्रॉपर्टी और सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टी कैसी होती है? अलग। अब हमें काम था सिल्वर नाइट्रेट का, लेकिन लाइट गिरी वो बन गया सिल्वर, तो उसका कोई काम आएगा नहीं। इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट को क्या करते हैं? ब्राउन कलर की बोतल में कंटेन करते हैं। और कंटेन करने का रीजन सिंपल सा है कि उससे लाइट रिएक्ट करनी चाहिए नहीं। तो डिकम्पोजिशन के 3 टाइप हमने फटाफट देखे, लाइट डिकम्पोजिशन, हीट डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिस तीनों के हमने एग्जांपल्स भी लिखे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आपके एग्जांपल से वही एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा था कि कोई भी सब्सटेंस टूटता है, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी। दैट मींस उस सब्सटेंस को रिएक्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर आप एनर्जी दोगे तो वो रिएक्शंस कहलाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएंगे बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। मतलब अब सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वी यूज एनर्जी टू कंप्लीट दिस, कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती, और अगर आपको एनर्जी देनी पड़ती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब कोई भी सब्सटेंस अपने आप टूटे नहीं थे, आपने जितने भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स थे सभी में हमने एनर्जी क्या की थी? दी थी। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है सबके सब एग्जांपल्स किसके हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। जैसे वहां पर लिखा है बैरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बन रहा है? बैरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि अभी हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट था बच्चा, टूटा, लेकिन कैसे टूटा? जब हमने उसे हीट दी। हीट हम देंगे तो क्या बना रहा था वो? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। हीट हम गेन करें, दे रहे, और हीट दोगे तो उसे क्या कहा जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जितने भी एग्जांपल बचा किसके हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल सबके सब एग्जांपल्स किसके कहलाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट के नाम पर से आपको पता चल सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक लड़का जो झूला झूल रहा है, एकदम पतला दुबला सा है, 9 वर्ष का। अब हो क्या रहा है कि झूला है एक, अब वहां पर आता है कोई 20 साल का हट्टा कट्टा इंसान, अब वो उसको भी झूला झूलना है, तो क्या करेगा कि उस लड़के को बोलेगा ए उठ। तो लड़के के पास 2 ऑप्शन, ये तो शांति से उठ जाए, ये तो उससे झगड़ा करे।
लेकिन दोनों ही ऑप्शन के अंदर जीत किसकी होगी? जो 20 साल का था उसको। क्यों? एक तो स्ट्रांग है, ऊपर से बड़ा भी, अगर वो कुछ बोले लड़का मारेगा दो झापड़ और वो साइड हो जाएगा। मतलब ये तो इच्छा अनुसार, ये तो जबरदस्ती। हटना किसे है? उस लड़के को हटना है। मतलब पहले झूले में वो लड़का बैठा था, आया वो, उसने जबरदस्ती किया, उसको वहां से हटा के खुद बैठ गया। तो उसने क्या किया? छोटे से लड़के को डिस्प्लेस कर दिया, फेंक दिया बाहर और खुद जाके जुड़ गया। उसी तरीके से होते हैं हमारे बहुत सारे केमिकल्स, एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने से कमजोर एलिमेंट को वहां से हटा देते हैं। और अगर अपने से कमजोर एलिमेंट को हटाएंगे, नए कंपाउंड बनाएंगे, तो बच्चा वही कहलाता है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट गेट डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, कि जब कभी बच्चा एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है और नए सब्सटेंस परफॉर्मेंस फॉर्म करता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई रिएक्टिव है, कि कैसे पता चलेगा लो रिएक्टिव? तो उसके लिए हमें याद रखने को बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या याद रखनी होगी? रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए हमें याद रखना है कि उस कंडीशन पे होगा क्या कि जो सब्सटेंस होंगे उनकी स्ट्रांगनेस पता चलेगी। कहां से? तो रिएक्टिविटी सीरीज पर से। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। देखो मैंने यहां पे लिखा अब आधों को तो ये लगेगा सर ने याद कर लिया, हाँ, लेकिन याद करने का एक सिंपल सा पैटर्न है जिससे हम आपको बताओ केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारी टाइप की सीरीज आएंगे, तो सबको हम डायरेक्टली याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम सिंपल सी मेथड यूज करते हैं कि देखो मैं इसका नाम रख देता हूं कंगना, जैसे मैंने याद किया कंगना का मांग, कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है। सिंपल से एक स्टेटमेंट मैंने यूज कर लिया। क्या यूज किया बच्चा? कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है। तो देखो आप कंगना, कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है। याद रहेगा? आप 3 बार लिखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा और ये स्टेटमेंट बोलने वाला नहीं हो, और नहीं बोलोगे दैट मींस आपको रिएक्टिविटी अपने आप याद रहेगी। फिर इसके बाद में आगे लास्ट में पे CU HG AU और AG फिर AU, CU HG AU दैट मींस कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ये क्या बच्चा हमारे पास? रिएक्टिविटी सीरीज। कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है। फटाफट 3 बार रिकॉल करो, कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है, कंगना का मांग ऑल्टो जैन फरारी लेड है, याद रह जाएगी आप। और वहां से आप एक रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म कर सकते हो। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है बेटा। क्या होती है? डिक्रीज। मतलब पोटेशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से भी ज्यादा है और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की रिएक्टिविटी, वो जिंक से कैसी है? ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कैल्शियम क्या है? जिंक के ऊपर, तो ऊपर वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी नीचे वाले एलिमेंट से क्या होंगी? ज्यादा। वो हमें कौन सिखाता है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो सभी को रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। अब हमारे पास एक रिएक्शन लेते हैं, हुआ क्या? तो आपको सभी को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने भरा है बच्चा यहाँ पे कॉपर सल्फेट। क्या भरा है? कॉपर सल्फेट। इनिशियली कॉपर सल्फेट दिख रहा है एकदम नीला नीला दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? ब्लू। अब हमारे अंदर थोड़ा सा क्या हुआ कि हमने इसके अंदर डाल दी आयरन नेल। क्या डाल दी बच्चा? आयरन नेल। आयरन नेल का मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट ने किससे रिएक्शन कर ली? आयरन से रिएक्शन कर ली। अब जैसे ही आयरन आएगा, अब आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आयरन की रिएक्टिविटी क्या है? कॉपर से ज्यादा है। अब आयरन क्या करेगा?
कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाएगा, क्या करेगा, हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर वाई को क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया। अब कॉपर अलग हो गया, सब्सटेंस क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट बनने से इसका जो कलर ब्लू था वो बन जाएगा फेड इन कलर। फेड इन कलर मतलब हल्का कलर हो जाएगा। तो पता चला हुआ क्या यहां पे कि आयरन आया, कॉपर सल्फेट में क्या किया, कॉपर से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो उस कंडीशन में उसने क्या किया कि कॉपर को वहां से हटा दिया और खुद जुड़ गया। तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास में है कैल्शियम प्लस कॉपर सल्फेट है बच्चा, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बना लेगा, कॉपर। ये भी किससे एग्जांपल हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। याद रहेगा, सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट व्हिच नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल्स याद रहेंगे, सीरीज याद रहेगी। चलो डन, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे एग्जांपल्स यहां पे लिए देखो, जिंक कॉपर सल्फेट, क्या बनाया बच्चा, जिंक सल्फेट और कॉपर। तीसरा हमारे पास में लेड और कॉपर क्लोराइड। आपको पता है कि लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ठीक है, ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। तो उस कंडीशन पे हो क्या रहा है कि जो सब्सटेंस है उसकी रिएक्टिविटी दूसरे सब्सटेंस से क्या है, ज्यादा है। और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, उससे लो रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा और लो रिएक्टिव सब्सटेंस को हटाएगा, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएंगे हमारे लिए, डिकम्पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगे। अब आगे का टॉपिक जो है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम पर से आप समझ सकते हो, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपाउंड होंगे बच्चा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों बच्चा क्या है, कंपाउंड है। और दोनों ही अगर कंपाउंड होंगे तो डेफिनेशन में होगा क्या कि व्हेन टू कंपाउंड गेट म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयन एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस व्हिच नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअली एक्सचेंज करने का मतलब क्या होगी भाई, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ जा रहा है और पहले का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। याद रहेगा, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी दो कंपाउंड अपने आयन को म्यूचुअली एक्सचेंज करके नई प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमारे पास में है सोडियम सल्फेट, तो आप सभी को पता है सोडियम कैसा होता है, पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है, नेगेटिव। बैरियम क्लोराइड, बैरियम पॉजिटिव, क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव। तो हो क्या रहा है बच्चा, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से जा रहा है और क्या बना रहा है यहां पे, तो बैरियम क्लोराइड बना रहा है। पहले का प्लस सॉरी दूसरे के माइनस से जाएगा, तो पहले का प्लस क्या है, सोडियम, दूसरे का माइनस क्या है, क्लोरीन, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा वहां पे, बैरियम सल्फेट बनाएगा। तो आप देख सकते हो वहां पे कि पहले का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ के सोडियम क्लोराइड बना रहा है और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से जुड़ के क्या बना रहा है, बैरियम सल्फेट। हुआ क्या कि दोनों ही कंपाउंड ने अपने आयन को म्यूचुअली एक्सचेंज किया और म्यूचुअली एक्सचेंज करके क्या किया, नए कंपाउंड बनाए। अब एक और चीज आप इसमें नोटिस करोगे, काफी इंटरेस्टिंग, क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी ना, तो काफी बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ऐसे सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो बच्चा, कि अगर एक सब्सटेंस बन गया फिर उसके बाद उसे आप कितना भी स्टर करो, स्टर करने के बाद क्या होगा, वो मिक्स होने वाला नहीं है, और मिक्स नहीं होगा तो उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को साइंटिफिक फॉर्म में कहा जाता है प्रिसिपिटेट। क्या कहेंगे बच्चा, प्रिसिपिटेट। तो जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि सोडियम सल्फेट अगर बैरियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो बैरियम सल्फेट बनता है ना बच्चा, ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल। और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है बच्चा, उसका नाम क्या है, प्रिसिपिटेट। क्या नाम है बच्चा, प्रिसिपिटेट। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को ही क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज कि a type of chemical reaction in which a insoluble substance get formed which known as precipitate and this reaction is known as precipitation reaction।
कि एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फॉर्म होने से उसे कहेंगे प्रिसिपिटेट, और वो रिएक्शन बच्चा क्या कहलाएगी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है ना, ये इनसॉल्युबल ही होता है व्हाइट कलर में। कौन से कलर का होगा, व्हाइट। याद रहेगा प्रिसिपिटेट रिएक्शन होगी, और प्रिसिपिटेट रिएक्शन में हो गया दूसरी रिएक्शन, ये क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सब्सटेंस ने क्या किया, या फिर दोनों कंपाउंड ने क्या किया, अपने आयन को म्यूचुअली एक्सचेंज किया। तो देखो हमारे पास लिखी हुई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन कि एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या बनते हैं, प्रिसिपिटेट बनते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हमारे लिए लेड नाइट्रेट है बच्चा। क्या है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड है। उसने क्या बनाया, लेड आयोडाइड बनाया, येलो कलर का सब्सटेंस होगा जो कैसा होगा, इनसॉल्युबल, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि लेड आयोडाइड ये येलो कलर के प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो फोर्थ टॉपिक क्लियर होगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ ही साथ है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वापस एक बार रिकॉल करता फटाफट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे, कि एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद अपने आयन को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। प्रिसिपिटेट किसे कहेंगे, कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट कहलाता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहा जाएगा, कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बनता है तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। पता चलेगा, ओके। तो एक और बात ध्यान में कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारी की सारी प्रिसिपिटेट रिएक्शन नहीं कहलाएंगे, लेकिन हाँ जितने भी प्रिसिपिटेट रिएक्शन है सबकी सब क्या है बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये भी प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। कौन सा एग्जांपल, तो मैं लेता हूं यहां पर HCl प्लस NaOH। H प्लस होगा बच्चा, Cl क्या होगा, माइनस, Na प्लस Cl क्या होगा, माइनस। पहले का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ेगा बच्चा और बना लेगा H2O। क्या बना लेगा, H2। पहले का दूसरे का प्लस पहले के माइनस से जुड़ के क्या बनाएगा, NaCl। यहाँ पे NaCl जो होता है वाटर में सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि अब दोनों अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, लेकिन ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं कहलाएगी। तो क्लियर हुआ कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सब की सब प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है ये सब की सब बच्चा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिडक्शन। अब रिडक्शन का रिडक्शन, अब रिडक्शन में होता क्या है कि रिडक्शन जो वर्ड है बेटा हमारा पांचवा टाइप है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन वर्ड को पढ़ो, रीड मतलब क्या होगा, ठीक है, रिडक्शन दैट मींस सॉरी, पांचवा टाइप हमारे पास है, उसका नाम आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप इसमें नोटिस करते हैं रेडॉक्स में रेड मतलब किसको बताएगा, ये रिडक्शन को जस्टिफाई करेगा, और OX किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले रेडॉक्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। डन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारी पांचवी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, लेकिन रेडॉक्स बेटा खुद ही दो टाइप से बना हुआ है, किससे किससे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स समझने से पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और प्रोडक्ट में क्या हो जाए कि वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। क्या हो जाए बच्चा, ऐड। या तो दूसरा तरीका है कि वहां से हाइड्रोजन लूज हो जाए। तो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन गेट लूज एज अ प्रोडक्ट, कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन गेन करता है, ये तो हाइड्रोजन को क्या करता, लूज करता। तो अगर ऑक्सीजन गेन करेगा तो हाइड्रोजन लूज करेगा, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहा जाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास क्या बचा, कॉपर। अगर कॉपर को मैं जलाता हूं, जलाऊंगा इन द सेंस किससे रिएक्शन करूंगा, ऑक्सीजन से, तो
तो ये काले कलर का ब्लैक कलर का क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बेचारा कॉपर अकेला था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनी तो कॉपर भैया के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा ही हमारे पास एग्जांपल है जिसका नाम है, तो अगर मैं लेता हूं मैग्नीशियम लेता हूं बच्चा, क्या लेता हूं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैं जलाऊं, मैग्नीशियम को जलाऊंगा तो बच्चा ये भी क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहां पर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो रिएक्शन बच्चा क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल सी बात क्लियर हुई दिमाग में। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाएगा, एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ता हो या तो हाइड्रोजन दूर होता। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन दूर होगा तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला क्लियर हो इसका, ऑक्सीडेशन। सेकेंड है हमारे पास रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे हमारे पास, तो उस कंडीशन पे होगा कि एक ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर, ठीक है, एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन लूज होता हो, ये तो बच्चा हाइड्रोजन क्या होता है, गेन होता है। सो डेफिनेशन इज रिडक्शन रिएक्शन कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेट लूज और हाइड्रोजन गेन एज अ प्रोडक्ट। ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होता है, लूज होता है, ये तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो गेन करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास देखो, अगर जिंक ऑक्साइड को मैं कार्बन से रिएक्शन करता हूं बच्चा, किससे रिएक्शन करता हूं, कार्बन से, तो उस केस पे होगा क्या कि जिंक ने क्या किया कि ऑक्सीजन को लूज किया, और अगर लूज करेगा तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा, तो रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा। आपका एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में इनिशियली क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उस केस में क्या बनाता है वहां पे बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद क्या होगा, वहां पे कॉपर अलग हो गया, तो हुआ क्या कि कॉपर ऑक्साइड से बच्चा क्या बना, कॉपर, मतलब इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, और अगर ऑक्सीजन लूज करेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लियर होगा आपको, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन बच्चा जहां पर क्या होता हो कि प्रोडक्ट के साथ में ऑक्सीजन लूज होता है, ये तो हाइड्रोजन क्या होता हो, गेन होता, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट चीज आएगी आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो, redox reaction, a type of chemical reaction in which, redox reaction का मतलब क्या होगा बच्चा कि एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, कि ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा बच्चा, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। जहां पर आपको ऑक्सीडेशन भी पता है किसे कहते हैं और रिडक्शन भी किसे कहते हैं, तो एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या बनाया, कॉपर बनाया। क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स और कॉपर। यहाँ पे एरो बहुत जल्दी आ गया, यहां पर आएगा, और यहां से एरो यहां जाएगा, समझ आना, इसमें मिस्टेक है। अब वो कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से बच्चा क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर। तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, उसने क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर बने तो ऑक्सीजन लूज करेगा, और ऑक्सीजन लूज करेगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसे टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, देखो क्या दिया बच्चा कि अगर हमारे पास में यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन,
तो होगा क्या, पहले जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया बच्चा, जिंक, और कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चा यहाँ पे, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन, और कॉपर कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बन रहा है, हमारे पास जिंक बन रहा है, और कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो ये रिएक्शन में बच्चा क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्यों रिडॉक्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन की मैग्नीज ऑक्साइड है MgO, ये क्या बनाएगा इस कंडीशन पे, मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा। ऑक्सीजन इसमें क्या कर दिया, लूज किया। अगर ऑक्सीजन लूज करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे HCl था, इसने क्या किया, H2O बनाया, ऑक्सीजन गेन किया, और ऑक्सीजन गेन करेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो क्या कहलाती है, रिडॉक्स कहलाती है। अब एक और चीज, क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहेंगे, ये तो पता चल गया। अब आता है कि ऑक्सीडेशन एजेंट किसे कहते हैं और रिडक्शन एजेंट किसे कहते हैं। काफी बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो एक सिंपल सी चीज हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो रिडक्शन एजेंट, ये सब के सब आएंगे आपके रिएक्टेंट में से। कहां से आएंगे, रिएक्टेंट में से, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप यहां पे नोटिस करो, जैसे कि हम ये रिएक्शन लेते हैं, कौन सी रिएक्शन लेते हैं, तो इसे थोड़ा साफ कर देते हैं। हमने ये रिएक्शन कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, तो आप यहां पे ये नोटिस करते हो जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है बच्चा, जिंक बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, तो इस कंडीशन पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। मैंने अभी आपको नोटिस करवाया कि भाई रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, दोनों के दोनों कहां से होंगे, रिएक्टेंट पर से। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से बच्चा क्या बन रहा है, कार्बन ऑक्साइड, मतलब इसका यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ये याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका क्या होगा, रिडक्शन, मतलब दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन एजेंट कहा जाएगा। तो इस चीज का क्लियर रखना, हमेशा दिमाग में क्लियर रखना कि ऑक्सीडेशन सब्सटेंस, रिडक्शन सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट, ये सब के सब कहां से मिलेंगे, हमें रिएक्टेंट पर से मिलेंगे। फिर दूसरी चीज, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसे रिडक्शन एजेंट कहा जाएगा, और जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। क्लियर, ओके। और यहां पर हमारे पांचों के पांचों केमिकल रिएक्शंस के टाइप कवर होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है, अब समझो कि हम एक मेटल की काफी अच्छी सी चीज लाए, एक साइकिल लाए हम। साइकिल जब हम बाजार से आते एकदम चमकती होती, लेकिन आ गया बारिश का मौसम, बारिश का मौसम आएगा तो साइकिल पे क्या होगी, पानी गिरेगा। पानी गिरने के साथ साथ क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में पूरा गीला गीला रहता है, मतलब ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है। और जैसे ही ह्यूमिडिटी जो है वो आयरन से रिएक्शन करती है, किससे रिएक्शन करती है, आयरन से। तो आयरन से रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ा लेती है। क्या बना लेती है बच्चा, ऑक्साइड लेयर। और अगर वो ऑक्साइड लेयर बनाएगी तो उसी को क्या कहा जाएगा, कोरिजन कहा जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूं कि व्हेन अ मेटल गेट रिएक्ट विथ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर then it contact with water molecules and convert into metal oxide and the substance become corroid and this reaction is known as corrosion। तो वो सबस्टेंस corroid होता है और रिएक्शन को क्या कहा जाता है, corrosion रिएक्शन कहा जाता है। एक और चीज आपको मैं बताता हूं, कैसा कि एक कॉपर की एक दिया है, दिया मतलब जो हम घर पे पूजा करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कर रहा है कि अगर उसे आप जला रहे, ये तो आपने देखा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर ली, किस रिएक्शन के लिए कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होगी, तो जो उसका कलर है ना वो येलोइश ब्राउन से क्या हो जाता है, हरे कलर में आ जाता है। किस में आ जाता है, हरे कलर में। तो हरे कलर में आने से उसे क्या कहते हैं अपने कि वहां पे कॉपर का रिडक्शन हुआ, ऐसा कहा जाएगा। इसकी और बातें को, ये चांदी की चीज, लेकिन काफी बार मैंने इसे नोटिस किया है कि काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, काली। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि चांदी जो होता है बच्चा वो क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है। और चांदी अगर लो रिएक्टिव होगा, उसे कितना भी गर्म करो या तो कितना भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करो, ये काला पड़ना चाहिए नहीं, लेकिन ये फिर भी काला पड़ता, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो हो रही है। तो होता क्या है कि जैसे सिल्वर जो होता है
वो सल्फर से रिएक्शन करता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड बनाने के बाद उस कंडीशन पे क्या होता है कि वो ब्लैक कलर में आ जाता है। ठीक है, सॉरी, कॉपर में क्या था कि कॉपर जो होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे मिस्टेक थी कि कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है। इसे रिमाइंड कर लेना और करेक्ट कर लेना कि कॉपर जो होता है किससे रिएक्शन करेगा बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाएगा? वहां पे CuCO3 क्यूप्रस कार्बोनेट बनाएगा और वो कौन से कलर में आएगा? ग्रीन कलर में आएगा। डन। और ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? कोरिजन कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि घोड़े की नाल होती है। घोड़े की नाल मतलब आपने सुना होगा कि घोड़े के पैर के नीचे लगाई जाती है। जब आप लगाते हो इनिशियल एकदम व्हाइट चमकती चमकती होती है रंग की, लेकिन जब घोड़ा चलता है पानी में भी जाएगा, ठीक है, बाहर भी बैठे, उस कंडीशन पे क्या होगा कि वो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और वो ब्राउन कलर पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है? ब्राउन। तो ये क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास? ठीक है, तो कोरिजन कहलाएगा। नीचे आपको दिख रहा है भाई सिल्वर ऑर्नामेंट्स है वो ब्लैक पड़ गए। क्यों ब्लैक पड़े? क्योंकि ये क्या बना लिया? AgS सिल्वर सल्फाइड बना लिया। ये क्या कहलाएगा? कोरिजन कहलाएगा। अब कोरिजन होगा तो उससे बचने के कुछ तरीके भी होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बारिश आने से पहले हमारे घर की जो भी जालियां होती है उसमें हम कलर कर देते हैं। कलर करने से होता क्या है? तो समझिए मेटल है, मेटल के ऊपर हमने कर दिया कलर। तो जैसे मेटल के ऊपर कलर करते हो, हमने कर दिया इसके ऊपर कलर, तो कलर करने पे क्या होगा कि यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा ये अंदर रहे हुए मेटल से रिएक्शन कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके ऊपर क्या बेटा? कलर की लेयर। जो कलर जो है ना वो क्या कर रहा है? मेटल और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने से रोक रहा है, और रिएक्ट करने से रोकेगा मतलब वहां पे कोरिजन नहीं हो। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हम मेटल और जो ह्यूमिडिटी उसके बीच में एक लेयर बनाए। अब लेयर किससे बनाओगे? बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग। अब ऑयलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, तो कोई ऐसे लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं जिस कंडीशन से होता है कि मेटल और एयर के बीच में एक लेयर बन जाए। और लेयर बनने से होगा क्या कि वो रिएक्शन करेगा? नहीं। इसके अलावा कुछ मॉडर्न तकनीक, मॉडर्न में सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं कि अगर कोई एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर एक लो रिएक्टिव मेटल की हम क्या करते हैं? लेयर चढ़ाते हैं। अब जैसे आप लो रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाओगे तो अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कौन आया? वो लो रिएक्टिव मेटल आएगा, और जैसे लो रिएक्टिव मेटल आएगा तो उससे रिएक्शन होने वाली नहीं है, तो क्या होगा? उससे कोरिजन नहीं होगा। दूसरा गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं बच्चा? कि अगर कोई एक मेटल है, जैसे बड़ी बड़ी एक शिप, पानी की शिप है, हमने लोहे से बनाई, अब खारे पानी में रहेगा या पानी में रहेगा, पूरे समय पानी के कांटेक्ट में रहेगा तो उसमें जंग लग सकती है। तो उसे जंग से बचाने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजिंग मेथड। अब गैल्वेनाइजिंग मेथड में होता क्या है कि जो भी शिप होती, बड़ी बड़ी कार्गो शिप हो जो लोहे की बनाई हुई, हम क्या करते हैं उसके आसपास जिंक की प्लेट लटका देते हैं। और जैसे आप जिंक की प्लेट लटकाओगे तो आपको होता है कि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होती है। अब पानी है, पानी पर दो ऑप्शन, ये तो आयरन से रिएक्शन करे तो जिंक से रिएक्शन करे। तो उस कंडीशन में ढूंढेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो वो आयरन से रिएक्ट करने के बजाय किससे रिएक्शन करेगा? जिंक से रिएक्शन करेगा। अब जिंक से रिएक्शन करेगा मतलब खत्म कौन होगा? जिंक की प्लेट खत्म होगा, आयरन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि अगर समझो कि कहीं पे जिंक की प्लेट थोड़ी खत्म भी होगी, थोड़ी सी बची है, फिर भी उस कंडीशन को आयरन से रिएक्शन नहीं करेगा। किससे रिएक्शन करेगा? जिंक से। जिंक की पूरी प्लेट खत्म हो गई, जिंक की प्लेट हमने नहीं डाल दी, हुआ क्या कि गैल्वेनाइजिंग मेथड का यूज करके हमने आयरन को रस से बचा लिया। तीसरा और सबसे एफिशिएंट वे है बाय यूजिंग अ मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन में हम दो या दो से ज्यादा मेटल को एक साथ कंबाइन करते हैं। और कंबाइन क्यों करते हैं? तो सब मेटल्स हैं, सारे मेटल्स की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को हम मिलाने के लिए हम उनके मेटल को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद एक साथ मिलाएंगे तो नया मेटल फॉर्म करेगा। उस नए मेटल के अंदर इन तीनों मेटल की जो अच्छी अच्छी क्वालिटी होंगी वो आ जाएंगी, जिससे होगा क्या है कि समझो कि कोई एक ऐसा मेटल जिसमें रस्ट नहीं लगती, हमने उस मेटल को मिलाया, उस मेटल को मिलाने के बाद क्या हुआ कि जो नया मेटल बना उस पर रस्ट लगने वाली नहीं है। जैसे आपको बताओ कि आयरन जो होता है, आयरन उतना चमकीला नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आयरन, निकल और क्रोमियम को मिला दूं तो उससे क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बनेगा, और वो क्या होगा? बहुत ही चमकता है और चमकेगा, एकदम नए चांदी जैसा दिखता है, और दोबारा होता है कि उसमें रस्ट लगती नहीं।
तो हमने क्या किया कि कोई भी दो या दो से ज्यादा मेटल्स को एक साथ कंबाइन करवाया, कंबाइन करने से मेटेलॉइड्स फॉर्म किया, और मेटेलॉइड्स में क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो भी तो उसकी रिएक्टिविटी कम होने से वो जल्दी कोरोइड नहीं होता। अब कोरिजन से बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, जैसे सबसे पहले क्या बोला, पेंट, ग्रीस, ऑयलिंग बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, फिर हमने पढ़ा कि गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और लास्ट में हमने क्या देखा, बाय यूजिंग मेटेलॉइड्स। तो याद रहेगा सभी को कि क्या है कोरिजन। इसके नेक्स्ट टॉपिक में आता है बेटा रेंसिडिटी। क्या आता है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है कि हमारे पास कोई भी खाने वाले सब्सटेंस है, क्या है, खाने वाले सब्सटेंस। अब खाने वाले सब्सटेंस जो होंगे उसके अंदर क्या होगा, ऑयल, और ऑयल के साथ साथ में क्या होंगे, कुछ फैट पार्टिकल्स भी होंगे। अब ऑयल और फैट पार्टिकल्स क्या करते हैं कि उस कंडीशन में जब ऑयल और फैट पार्टिकल्स जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करते हैं, इट प्रोवाइडिंग अ बैड स्मेल एंड टेस्ट। बहुत खराब लगता है खाने में, हम कभी खाते भी नहीं है ना। जैसे कोई सब्जी है, अगर हमने गलती से बाहर छोड़ दी फ्रिज के बाहर छोड़ने के बाद हुआ क्या कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और वो क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। अब ऑक्सीडाइज होने के बाद होता क्या बच्चा कि उसमें बैड स्मेल और टेस्ट आने लगती है, तो हम उसे खाते नहीं। तो अगर कोई भी एक फूड सब्सटेंस गेट रिएक्ट विद ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, देन इट ऑक्सीडाइज एंड प्रोवाइडिंग अ बैड स्मेल एंड टेस्ट, व्हिच नोन एज, उसी को क्या कहा जाता है, मिस रेंसिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाएगा। अब बात यह थी रेंसिडिटी से हम बचाएंगे कैसे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स को, अभी आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, उसमें होता क्या कि हम नमकीन के पैकेट लाए, 1 किलो का पैकेट लाए, हमने खाया, 200 ग्राम खाया, खाते खाते हमारा पेट भर गया। अब हमने क्या कि हमारी गलती, हमने पैकेट को ऐसे खुला ही छोड़ दिया। जैसे खुला छोड़ोगे तो क्या होगा कि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो जो वेफर पार्टी मतलब वो नमकीन के पार्टिकल उसमें क्या होगा, ऑयल से बना होगा। ऑयल से बनने के कारण क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका टेस्ट बदल जाता है। ठीक है, इवन अगर आप कोई वेफर पैकेट खरीद के लाए मार्केट से, वेफर पैकेट खरीद के लाने के बाद आपने फाड़ दिया, लेकिन कोई काम आया और उसे खा नहीं पाए, अब उसे भूल गया, 3-4 दिन, अरे यार वेफर का पैकेट पड़ा था, लेकिन जब उसे आप खाओगे ना तो उसका टेस्ट बदल गया होगा। बदलता क्यों बच्चा, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, रेंसिडिटी हुई। अब रेंसिडिटी से बचाने का सिंपल सा तरीका यह है कि वी कंटेन द फूड पार्टिकल इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर का मतलब क्या होगा कि एक ऐसे डिब्बे में रखे जहां पर ह्यूमिडिटी अंदर ना जा पाए, पहला तरीका। दूसरा, वी यूज अ ऑयल। हम किससे यूज करते हैं बेटा, ऑयल। हमारे घर पे सभी मम्मियां अचार बनाती है, अचार बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उन अचार के डिब्बे के अंदर आम के टुकड़े या किसी भी चीज का अचार, उससे जस्ट ऊपर लेयर तक क्या करते हैं, उसमें ऑयल भरते हैं। रीजन क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, इसलिए उसके ऊपर ऑयल ने क्या किया, एक लेयर बना ली। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन से, ये तो बोले तो अपने रेंसिडिटी से उसे बचाएगा, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। तीसरा, वी यूजिंग अ सॉल्ट। हम किसका यूज करते हैं, सॉल्ट, नमक का यूज करते हैं। एंड देन वी यूजिंग अ विनेगर। किसका यूज करते हैं, विनेगर। मतलब 4 चीजों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी फूड को, ठीक है, रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। कौन सा, वी कंटेन देम इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सेकंड, we using a oil. Third, we using a salt. And fourth, we using a vinegar. किसका यूज करेंगे, अपने विनेगर का यूज करेंगे। देन अब एक और चीज, वेफर पैकेट आपने देखा होगा, 5 रुपए का वेफर हो, 20 ग्राम वेफर होता है, 50 ग्राम उसमें हमें लगता है हवा भरी, इतना बड़ा पैकेट होता है। अब बात यह है कि इतना बड़ा पैकेट है, इतनी सारी हवा भरी, तो हवा क्यों भरी है। तो आपको पता कि वेफर बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है, बहुत सारे ट्रक में ऐसे हम फेंक देते, फेंकेंगे, अगर हवा नहीं भरेगा एकदम नाजुक सा होता है, टूट जाएगा। तो पता चला वहां पे चिप्स निकली थी और यहाँ पे हमारे पास चिप्स का पाउडर पहुंचा, आप खा पाओगे नहीं, तो उस कंडीशन में हम उसमें हवा भरते। अब हवा भरने पे हुआ क्या, तभी हमने ये पढ़ा कि वेफर में भी ऑयल से तला गया होगा। अगर एयर भरी होगी तो एयर क्या करेगी, उन ऑयल पार्टिकल से रिएक्शन कर लेगी, और रिएक्शन करने के बाद उसे ऑक्सीडाइज करेगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन आपने नोटिस किया उसका टेस्ट नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, तो क्योंकि वेफर मेकिंग कंपनियां होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस का यूज करती है, किसके अंदर, वेफर पैकिंग। क्यों, तो उसका एक रीजन, नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। कितना है, 78%। अब कोई भी चीज बेटा जब से ज्यादा होगी तो उसका प्राइस अपने आप क्या होगा, कम। सबसे पहले कि नाइट्रोजन गैस इजी टू अवेलेबल है हमारे लिए, और इजी टू अवेलेबल होने से क्या होता है, लो कॉस्ट मिलते है, सस्ते में मिल जाएगी। अब सस्ते में मिलेगी तो ये हम इसको यूज करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि नाइट्रोजन गैस जो है ना, किसी भी फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज नहीं करती, और अगर नाइट्रोजन गैस किसी भी फूड पार्टिकल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा
इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका आसानी से वेपर पैकिंग में यूज कर सकते। अब काफी बार क्वेश्चन आता भी है कि भाई वी यूज अ नाइट्रोजन गैस इन वेपर पैकिंग, तो इसका रीजन आएगा बिकॉज अ नाइट्रोजन gas present in a highly amount in atmosphere and easy to available at a low cost. Then nitrogen gas does not stick with the food and oil particles to get oxidized on them. So we use a nitrogen gas in packing a wafers. कि वेफर्स को पैक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाया गया कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड टू कंटेन फैट एंड ऑयल्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होगा जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होगा बेटा, जो ऑक्सीजन को क्या नहीं होने देगा, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। और उसमें कौन कौन आएगा, तो विनेगर, क्या आएगा, विनेगर, सॉल्ट, ऑयल, और क्या था कि वी कंटेन देम इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास खाना है जिसके अंदर क्या देखो, अंडा भी दिख रहा है आपको, चिकन भी दिख रहा है। उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि इसके अंदर ऑयल भी होगा, बहुत सारा फैट भी होगा। अगर डे 1 में हम देखें एकदम फ्रेश है, लेकिन अगर 30 दिन तक ऐसे बेचारा पड़ा रहा, तो 30 दिन तक तो पड़ा रहेगा तो पूरा देखो कैसा चीख, कैसा कीड़ा जैसा हो गया उसके अंदर, पूरे कीड़े मतलब पूरा फर्मेंटाइज हो गया, पूरा सड़ गया, पूरे फफूंद लग गई उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कुछ एरियल ऑक्सीडेशन सब्सटेंस होंगे जो उसे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ऑक्सीडाइज करने पर उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे। और ऐसा ना हो इसलिए उसे क्या कंटेन करेंगे, तो ऐसे ऑक्सीजन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में करेंगे। सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेसन नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम नए नए वीडियोस प्रोवाइड कर सके आपको। थैंक यू।